गुड मॉर्निंग साथियों। तो हम लोग जो है दूसरे क्लास को लेके हाजिर हैं। ये फाउंडेशन कोर्स है बीपीएससी का, और जितने लोग जहाँ से भी स्टडी कर रहे हैं उन सब के लिए फाउंडेशन कोर्स है। और ये जो है ना, अपने साथियों को भी ज़रूर बताइए, जितने आपके साथी हैं सर्किल में हैं उन सबको ही बताइए कि ये फाउंडेशन कोर्स है, ये सब के लिए है। ये आपको बीपीएससी ही नहीं, बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, और बाकी जितने भी एग्जामिनेशंस हैं उन सब में आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट कर देगा। और ये क्लासेस रेगुलर रहेगी। तो मैं इसका एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूंगा आज, और आप लोग को ये फाउंडेशन कोर्स के नाम से दिखेगा, फाउंडेशन कोर्स फॉर बीपीएससी 69 एंड अदर एग्जामिनेशंस। तो चलिए पहले क्लासेस को लेते हैं, और क्लासेस को डेली बेसिस पे और इम्प्रूव और अच्छा करते चलेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न को आप देखिए, सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है। तो देखिए, प्रकृति में कितने तरह के तत्व पाए जाते हैं, तो बेसिक इसका जानकारी रखना भी ज़रूरी है। आवर्त सारणी के बारे में अगर आपको थोड़ा सा जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा मैं कभी भी आवर्त सारणी के बारे में आपको बता दूंगा। तो देखिए, प्रकृति में जो सबसे कम सक्रिय तत्व होता है ना, जो नॉर्मली, तो ऐसे भी ध्यान रखिए कि हम लोग सारे चीज़ों को लगभग कहाँ रखते हैं, शीशा में रखते हैं। जो शीशा है उसके ऊपर हम लोग रखते हैं। शीशा जो है ना, वो सबसे कम सक्रिय तत्व है। तो अभी ऑप्शन नहीं दे रहा मैं, आपको थोड़ा सा मेंटली भी मजबूत करने की कोशिश है कि आप ट्राई भी करते रहें कि 20 क्वेश्चन का जो सेट मैं लेके आता हूं तो इसमें आपका कितना सही होता है। दूसरा हमारा प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी को हिंदी में बोलते हैं प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अलग अलग समितियां थी, उनके अध्यक्ष कौन थे और क्या कार्य किए उन्होंने, तो ये सब ध्यान रखना जरूरी है। तो आपको बताना है संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन या बेसिक्स पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में। 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। कौन कौन थे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने की कोशिश करिएगा, भले गूगल से सर्च करके बताइए, लेकिन ज़रूर बताइए। तो कभी भी जो है ना, वन लाइन ये नहीं कि लेट के सिर्फ देख रहे हैं क्लासेस को, ऐसा नहीं। कागज़ कलम लेकर के रखिए, जो प्रश्न नहीं आता है उसको ज़रूर लिखिए। और फिर अगला हम प्रश्न लेते हैं, सबसे छोटी कोशिकीय अंग कौन सा है। देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे छोटी कोशिकीय अंग कौन सा है? सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कौन सा अंग है। ठीक है, देखिए, कई बार होता है ना कि जैसे फ्लो में गलतियां जो है ना मेरे से भी हो सकती है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे अगर कोई गलत होता है कुछ तो मैं पिंड मैसेज में मैं डाल दूंगा। तो देखिए, सबसे छोटा कोशिकीय अंग है ना, वो राइबोसोम होता है। कौन होता है? राइबोसोम। प्रश्न पे ध्यान दीजिए, सबसे छोटा कोशिकीय अंग यानी कोशिका का अंग कौन सा होता है, तो ये सबसे छोटा होता है, वो होता है राइबोसोम। राइबोसोम के क्या कार्य होते हैं, ये कमेंट बॉक्स में अगर कोई आदमी बता दे तो बहुत अच्छा है। आगे हम लोग देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवाने रियासत नियुक्त किया था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ये बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, इसने काफ़ी काम किए थे। मूल्य नियंत्रण प्रणाली हो गया, या फिर और बहुत सारे काम किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत किसे नियुक्त किया था, बताइए एक बार। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपको भी थोड़ा सा समय मिले, है ना। तो देखिए, कई ये किया था मलिक याकूब को। किसको किया था? मलिक याकूब को। मलिक याकूब जो है, मलिक याकूब को किया था। किसको किया था? मलिक याकूब को। फिर हम लोग आगे देखते हैं, बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंध है। बेगम अख्तर को काफ़ी लोगों ने सुना है, मैंने भी सुना है। अगर कभी इच्छा हो तो आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, और तो कभी भी खोल के उसको देखिए। ये बेगम अख्तर जो थी ना, ये गज़ल गायकी से संबंधित है। किससे? गज़ल गायकी से। गज़ल गायकी से संबंधित है। ठीक है, तो ये रहा बेगम अख्तर का कहानी।
हम लोग आगे देखते हैं। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है, बताइए। आपने इसका मान तो याद ही रट रखा होगा। कितना होता है? 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। याद था ये आपको? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लाइट भागती है। बहुत लोगों को याद होगा, बहुत लोग हो सकता है कि मिस कर रहे हों, लेकिन सबको याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशंस में ना एग्जैक्ट यही डेटा कई बार पूछ लेता है। तो वहाँ पर कई बार आसान क्वेश्चन में जब गलतियाँ होती है ना, तो बड़ा दिक्कत होता है। बीपीएससी 68 में एक छात्र ने मुझे बताया कि मुझे संविधान का निर्माण पता था कि कितने दिन में हुआ, 2 साल 11 महीने 18 दिन में हुआ, लेकिन मैंने वहाँ जाके गलती कर दी। तो देखिए, गलती जो है ना वो कई बार गलती से ही होती है। आया हुआ चीज़ गलत नहीं होना चाहिए एग्जामिनेशंस में, नहीं तो ये आपको काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। आगे देखते हैं, ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना। ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? भाई चौक चौराहे नुक्कड़ पे भी कई बार जो है ना ऐसे सवाल जो है पूछ लिए जाते हैं लोगों से, जो छात्र है ना उनसे मज़े मज़े में कई लोग पूछते हैं। तो देखिए, ओलंपिक मशाल जो है ना वो सूरज के प्रकाश से जो है प्रज्वलित की जाती है। किससे? सूरज के प्रकाश से। भाई सूरज के प्रकाश से कितना, बहुत आसान है। सूरज के प्रकाश से, सूरज के प्रकाश से प्रज्वलित करना मुश्किल काम थोड़ी है। भाई एक उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया, उसी से हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए, एक 8वां नंबर का क्वेश्चन है, भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? अब इसका जवाब मैं देने की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि कई बार नए ज़िले टूट के बन जाते हैं, कई बार वो जो ज़िले हैं वो जुड़ते तो नहीं हैं, टूटते रहते हैं। तो 640 प्लस ज़िले हैं, 640 प्लस ज़िले हैं भारत में। कितने ज़िले हैं? 640 से ज़्यादा। कम होने का सवाल नहीं है। तो कितने ज़िले हैं? 640 से ज़्यादा ज़िले हैं। तो कितना हमने अभी तक प्रश्नों को देखा है हम लोग। चलिए 9वां क्वेश्चन पे आते हैं। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? बाप रे बाप, सर्वाधिक दास। उसने दासों के लिए एक अलग डिपार्टमेंट ही बना दिया था। अगर किसी व्यक्ति को ध्यान हो तो ज़रूर बताइए किसने सबसे ज़्यादा था, है ना। बहुत सर्वाधिक पढ़ा लिखा सुल्तान भी था वो, तुगलक। तुगलक को तो सब लोग जानते हैं, ठीक है। तुगलक 2 भाई थे, तो ये था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के टाइम में सबसे ज़्यादा जो है वो दास थे। फिरोज शाह तुगलक के टाइम में सबसे ज़्यादा दास थे। फिर देखते हैं माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंध है? माइक पांडे। माइक पांडे का नाम जो था ना, एक समय था जो काफ़ी मतलब चलता था माइक पांडे का नाम। तो बताना है कि माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित थे? माइक पांडे, नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है, याद करिए। माइक पांडे क्या काम करते थे? माइक पांडे एक फिल्म निर्माता थे। क्या थे? फिल्म निर्माता। फिल्म, लेकिन नॉर्मल फिल्म नहीं बनाते थे, फिल्म बनाते थे किस पे? फिल्म निर्माता, और सारे काम करते थे ये, निर्माता निर्देशक सब। निर्माता किस पे? वन्य जीवों पर। वन्य जीवों पर, वन्य जीवों पर जो है ये फिल्म बनाने का काम करते थे। कौन? माइक पांडे। तो ये सब लोगों ने देखा, लगभग सब लोगों को मालूम भी होगा ये सारी कहानी। अब हम लोग जो है ना बाकी के क्वेश्चंस को देखेंगे। 11 नंबर से नीचे 20 तक हम लोग आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं, और मिटा दें बाकी को, सब लोगों ने देख रखा है तो मिटा देते हैं इसको। 11वां नंबर पर देखते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? प्रकाश का संवेग, है ना। क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रकाश पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात। संवेग क्या होता है? P = mv, ये हो गया संवेग। तो mv सिर्फ डालें, और वेग के अनुपात, वेग यानी वेलोसिटी, ये भी क्या बचा? सिर्फ m यानी मास बचा, द्रव्यमान बच गया। क्या बच गया? द्रव्यमान बच गया। तो ये ऐसे आसान सा क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिलेगा आपको। तो ये क्या बचेगा? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि बनेगी? तो ये बनेगी द्रव्यमान। क्या बनेगा? द्रव्यमान। क्या बचा? द्रव्यमान बच गया।
आगे देखिए कि संविधान सभा के झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब संविधान सभा में कितने अध्यक्ष थे सबको देखना जरूरी था। अब झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये बहुत कॉमन सा सवाल है। अभी हमने देखा था जो ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन से अध्यक्ष थे, तो बी आर अम्बेडकर, ये काफ़ी चर्चित नाम है। लेकिन इनका जो है हम लोग देखते हैं झंडा समिति किसके अंदर में था। झंडा समिति, तो मुझे बताइए कि जे बी कृपलानी और कौन से काम करते थे। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी। कांग्रेस में कौन से पोस्ट पे थे, एक बार जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, एक बार जरूर बताइए कि ये जो है ना कौन से पोस्ट पे थे कांग्रेस में। ठीक है, तो झंडा समिति के यही जो है अध्यक्ष थे। लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है। लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है। लोहा को गंधक से मिला दिया, तो भाई किस तरह का मिश्रण बना। देखिए इसमें समांग मिश्रण तो बनेगा नहीं, दोनों आपस में मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो किस तरह का मिश्रण बनेगा, तो ये मिश्रण बनेगा असमांग मिश्रण। असमांग मिश्रण। किस तरह का मिश्रण बनेगा, असमांग मिश्रण। समांग मिश्रण तो बनेगा नहीं। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था। देखिए औरंगजेब भेजा था दक्कन का सूबेदार बना के, किसको भेजा था। और मुझे बताइए अगर स्टोरी याद होगी तो क्या औरंगजेब की के उस सूबेदार की शिवाजी ने हत्या कर दी या जिंदा छोड़ दिया। बड़ा फेमस स्टोरी है, शिवाजी को लेके पुरानी मूवी भी है। कभी अगर आपको फुर्सत मिले, अगर आप ग्रेजुएशन से कम पढ़ें, अगर आपने अभी तक ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आराम से बैठ करके मूवी को सर्च करिए शिवाजी के ऊपर में और ज़रूर देखिए। पुरानी मूवी भी है, देखनी चाहिए, काफ़ी कुछ नॉलेज होता है। लेकिन आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, मूवी नहीं देखा है, तो अब मत देखिए, अब सिर्फ तैयारी पे ध्यान लगाइए। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। भाई किसको भेजा था, शाइस्ता खां को। किसको भेजा था, शाइस्ता खां को। शाइस्ता खां को बनाया था दक्कन का सूबेदार। ठीक है, मैं इधर आ जाता हूँ थोड़ा सा और देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे। यहूदी मेनुहीन, ठीक है, यही यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, 1-2 मिनट सोचने का ही मैं मौका देता हूँ, ज़्यादा मौका लेके क्या कीजिएगा, है ना। देखिए मेनुहीन जी जो थे ना, ये बड़े प्रसिद्ध थे। ये पुरानी कहानी है वैसे तो, लेकिन ये बहुत पुराने वायलिनिस्ट थे, वायलिन वादक ये रहे हैं बहुत अच्छे। कौन से, वायलिन वादक। अब देखिए सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है। भाई अब सूरज है, सूरज तो गर्मी के लिए बना है, लेकिन सूरज का जो ठंडा भाग हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। जो सूरज का ठंडा भाग होगा उसको क्या बोल देंगे, सौर कलंक बोल देंगे। उसको क्या बोलेंगे, सौर कलंक। ठीक है, अपेक्षाकृत जो ठंडा भाग होगा उसको क्या बोल देंगे, सौर कलंक। अब ये देखिए विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ। सबसे पहले वर्ल्ड में कौन सा अंग जो है ना उसको प्रत्यारोपित किया गया। तो देखिए अगर कोई भी व्यक्ति अगर बेसिक अगर जानते हैं ना, तो सबसे पहले जो है अंग का प्रत्यारोपण हुआ वो हृदय का हुआ, हार्ट का। हार्ट किसका, हृदय का। सबसे पहला प्रत्यारोपण किसका हुआ, हृदय का हुआ, हार्ट का। पहला जो प्रत्यारोपण पूरे वर्ल्ड में हुआ वो हुआ हार्ट का, यानी हृदय का। कोई और अंग का प्रत्यारोपण नहीं हुआ था। सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। किस डॉक्टर ने किया था, उसके ऊपर भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर्स के भी सारे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि बीपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया। तो वो प्रश्न जो है ना प्रीवियस ईयर्स के, वो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस वगैरह सब रिपीट करेगा वही क्वेश्चन अब वहाँ से उठा के। जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है। जनगणना के उस पर ना कौन सा है जिसने मृत्यु गणना शुरू की, बताइए। जनगणना तो सब राज्य कर रहे थे, लेकिन मृत्यु गणना जो है वो करना कि मृत्यु कितनी हुई, तो ये सबसे पहले जो है ना कर्नाटक ने करना शुरू किया था। किसने, कर्नाटक ने जनगणना की तर्ज पे मृत्यु गणना करनी शुरू की थी। इसके अलावा देखते हैं किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाएं।
ये भी अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। भाई देखिए, कॉमन सेंस में बताइए कि सबसे योग्य जो मुगल बादशाह था, एक तरीके से समझ सकते हैं, सबसे योग्य तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिसके समय में सबसे बड़ी बाउंड्री बनी, वो बनी किसके समय में? औरंगजेब के समय में। और औरंगजेब को पता था कि उसके पुत्र नालायक हैं, तो उसने अपने पुत्रों को ये बात बताई थी। किसने बताई थी? औरंगजेब ने। औरंगजेब जो था ना, उसने अपने पुत्रों को बोला था कि असद खां को जो है क्या बनाए? अपना वजीर बनाए। उसको लगा था कि असद खां जो है काफ़ी भरोसे का व्यक्ति होगा, इसके नालायक पुत्रों को राज्य चलाने में भरपूर मदद करेगा और इस तरह से उसका राज्य जो है वो बचा रहेगा। अब देखिए, एक लास्ट सवाल है, एक लास्ट सवाल भी हम लोग ले ही लेते हैं, और ये एक बड़ा है, कॉमन सा है ये। व्हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंधित है? व्हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंध है? तो ये जो संबंध है ना, ये है पॉप गायकी से, है ना। ये पॉपिस्ट है, ये पॉप गायकी से, पॉप सिंगर है ये, पॉप सिंगर है, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन का सेट हमने लिया, रेगुलर रहेंगे लगातार ही। आप लोग भी 20-20 क्वेश्चन का सेट करते करते बहुत अच्छे महारथी हो जाइएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या है, एकदम से रेगुलर रहिए, हमेशा रेगुलर रहिए। कल मैंने वो लाइट वाइट के लिए लोगों को बुलाया था, तो लाइट वाइट के लिए लोग आए थे, तो उन्होंने बोला यहाँ लाइट लगा दीजिए, वहाँ लाइट लगा दीजिए, कैमरे का ये वाला कैमरा लीजिए, वो कैमरा लीजिए। तो इस हिसाब से जो है आप बहुत अच्छा आपका स्टूडियो बन जाएगा, बहुत अच्छा आप काम कर पाएंगे। तो उसके ऊपर भी मैं ध्यान दे रहा हूँ और धीरे धीरे क्लासेस को और ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा। जैसे कि जो पुराने लोग हैं, हमारे साथी लोग, वो जानते हैं कि जो मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूँ पढ़ाने के लिए, और वहाँ पे मैंने मिथिला एकेडमी जो डाला हुआ है, तो वहाँ कुछ समस्याएं हो गई थी। जिस तरह से पहले चोरी वोरी हो गई, फिर एक नोटिस आ गया कि आपको उसको खाली करना है, तो ये सब काफ़ी परेशानियाँ हुई, जो काफ़ी अर्थव्यवस्था को उसने हिला दिया। जो आर्थिक हमारी कंडीशन थी उसको बैडली प्रभावित किया। फिर कई सारे इश्यूज़ हुए। तो खैर, जब भी हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं तो शुरुआत में ये झटके कॉमन है। तो अब हर हाल में जब रिजल्ट बच्चों का होगा तो और अच्छे लोग जुड़ेंगे, और अच्छे लोग जुड़ेंगे साथ में, तो संस्था का भी डेवलपमेंट होगा। और साथ साथ जो है, जो ग्रामीण सेक्टर है, जहाँ पे कुछ कभी रहा नहीं ढंग का, वहाँ पर भी काफ़ी डेवलपमेंट होगा। कई लोगों के ऑफ़र आते हैं शहरों में कि आप हमारे साथ जुड़िए, और बड़े कोचिंग्स के भी न्योते हैं। तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, तो मैंने सारे मोह को त्याग दिया है, और मेरा एक ही लक्ष्य है कि बढ़िया डेवलपमेंट हो। कहाँ? ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर लोग उतने होप में नहीं है कि हमारे यहाँ कुछ होगा। तो चलिए, फिर हम लोग मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मिलेंगे क्या, लगातार मिलते ही रहेंगे, क्लासेस के लेवल को और बढ़ाएंगे। चलिए, धन्यवाद।